करो यार शुरू। जी अस्सलाम वालेकुम, लेक्चर 81 स्टार्ट करें। पेज नंबर 448 पे आए। सेक्शन 7 डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स कैसे मालूम होगा? तो एक साहब ने 80 यूनिट परचेज किए, 80 यूनिट परचेज किए 60 रुपए के एतबार से, और उसमें से 50 यूनिट बेच दी 120 रुपए के एतबार से, महंगे करके, डबल करके। तो परचेज के टाइम पे 17% पे किया होगा जनरल टायर टाइप, जिस तरह हम पे की बात करते थे, और सेल के टाइम पे 17% अपने कस्टमर से रिकवर किया होगा। अच्छा, मुझे ये बता दें कि परचेजेस जो है वो कितने किस्म की होती हैं? परचेजेस दो किस्म की होती हैं, कभी कैश कभी क्रेडिट। और मुझे ये बताएं, क्या ये पॉसिबल है कि परचेज की हुई चीज़ों को हम बेच दें या परचेज की हुई चीज़ों को हम अभी अपने पास ही रखें? ये पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है। तो लेफ्ट साइड पे देखें, परचेज की हुई चीज़ों में से कितनी हमने बेच दी, वो ऊपर लेफ्ट साइड पे। सेल मेड कितनी है? 50, और सेल टू बी मेड कितनी है? 30। तो बता दें परचेज कितने किस्म की है? दो किस्म की। एक वो चीजें परचेज की हैं जो हमने सेल कर दी, और एक वो चीजें भी परचेज में हो सकती हैं जो हम सेल कर दी या कर देंगे। तो परचेज के अंदर जो है वो दोनों किस्म की परचेज पड़ी होती है, जिसको बेच दिया है और जिसको बेच देंगे। पढ़िए आप जरा पॉइंट 7। फॉर डिटर्मिनिंग टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी मालूम करने के लिए ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन की, ऑन टैक्सेबल सेल ऑफ कार, मिसाल के तौर पे। फॉर डिटर्मिनिंग टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑन टैक्सेबल सेल मेड ड्यूरिंग अ टैक्स मंथ, खैर द पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू डिडक्ट इनपुट। आपको इजाजत होगी इनपुट माइनस करने की। अच्छा, इनपुट कितने किस्म का हो सकता है? दो किस्म का, पेड और पेएबल हो सकता है। पेड हो सकता है पेएबल हो। समझ आ गई बात? और यार कभी भी इनपुट समझ ना आए तो उसके मतलब ले लीजिएगा परचेज। तो परचेज कितने किस्म की हो सकती है? दो, या कैश या क्रेडिट। अच्छा, ये तरह पढ़िएगा, इनपुट पेड और पेएबल ड्यूरिंग द मंथ फॉर सेल मेड और टू बी मेड। तो परचेज की फिर कितनी क्लासिफिकेशंस होगी? पेड और टू बी पेड, और सेल मेड और टू बी मेड। डन। तो बता दें सेल में से कौन सी परचेज माइनस करेंगे, चाहे पेड वाली है चाहे पेएबल वाली है। दूसरा, सेल में से कौन सी परचेज माइनस करेंगे? वो परचेज भी माइनस करेंगे जो बिक गई चीजें 50 वाली, वो परचेज भी माइनस करेंगे जो बिक गई, और वो परचेज भी माइनस करेंगे जो अभी बिकी। तो बाकी मैंने आपको एक दफा बताया था कि इन 30 यूनिट्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 30 यूनिट्स कल को अगले महीने सेल में डाल देंगे, अगले महीने सेल में डाल देंगे। चलें जी। फॉर डिटर्मिनिंग टैक्स लायबिलिटी ऑन सेल मेड ड्यूरिंग अ मंथ, द पर्सन शैल बी able to deduct input paid or payable during the tax month for the sale made or to be made by him. The input tax will be deducted from output. हंस के आउटपुट हो जाए। The input tax shall be deducted from output। बड़ी बात बता दी, वरना हम तो आउटपुट को इनपुट से माइनस किया करते थे, हद होगी। अच्छा, इनपुट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम आउटपुट टैक्स दैट इज ड्यू। आउटपुट टैक्स कौन सा? दैट इज ड्यू इन दैट टैक्स मंथ। ड्यू से मतलब दैट इज पेएबल इन दैट टैक्स मंथ, जो उस महीने पेएबल हो। छोटी सी बात इसने बीच में डाली हुई, एक्सक्लूडिंग फर्दर टैक्स। आपको याद होगा शायद वो जो 3% होता था वो हम एंड पे लगाते थे। तो वो असल में ये कह रहा है कि आपने आउटपुट में से जब इनपुट माइनस कर रहे हो ना, तो उस वक्त आपने जो है फर्दर टैक्स नहीं लगाना, तो फर्दर टैक्स को शायद एंड पे लगवाना है, इस वजह से कहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है इनपुट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम आउटपुट। और देखें होगा भी ऐसे ही ना, इनपुट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम आउटपुट एक्सक्लूडिंग फर्दर टैक्स, यानी फर्दर टैक्स वाला आउटपुट ऊपर ना पड़ाओ। समझ आई? दोबारा समझ लें, इनपुट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दिस आउटपुट। एक और आउटपुट भी होता है, वो है 3%, वो एंड पे ऐड कर दिया करेंगे। इसकी वजह शायद लॉ में ये शेयर की हुई है, कैसे लोगों को फायदा हो रहा था लोअर ऑफ वाली कैलकुलेशन में, हुकूमत नुकसान देना चाह रही थी। बहरहाल थोड़े, तो इनपुट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम आउटपुट। तो इस सेक्शन की हेडिंग क्या? डिटर्मिनेशन ऑफ। अगर कभी आपको सवाल आ जाए कि टैक्स लायबिलिटी कैसे डिटरमिन होगी, तो टैक्स लायबिलिटी कैसे डिटरमिन होगी। अच्छा, ये बात तो हमने पढ़ ली थी। अगर 6 महीने, अगर किसी एक महीने भी आप अपनी परचेज रिकॉर्ड ना कर सकें, तो अगले 6 महीने में जब भी आपको याद आए आप वो परचेज रिकॉर्ड, लेकिन उसके बाद वो परचेज रिकॉर्ड नहीं हो सकती। ओके, पेज 448। ये सेक्शन 7 खत्म करें, फिर जो है वो हम वापस आते हैं, हमारा 5 भी रहता है। पॉइंट 2, अगला पेज। परचेज रिकॉर्ड करने की क्या शर्त है? परचेज रिकॉर्ड करने की शर्त यह है कि आपके पास बिल मौजूद होना चाहिए। अगर आपने चीज़ें खरीदी हैं तो आपके पास बिल मौजूद होना चाहिए। अगर आपने इंपोर्ट की हैं तो एक सफ़ा बनता है
इसका नाम होता है बिल ऑफ एंट्री या गुड डिक्लेरेशन, वो आपके पास होना चाहिए। और अगर आपने चीज़ें नीलामी से खरीदी हैं तो फिर एक सफ़ा बनता है जिसका नाम होता है ट्रेजरी चालान। तो बता दें जी, अगर मैं चीज़ें बाजार से खरीदूँ तो मुझे क्या मिलेगा? बिल। अगर मैं चीज़ें बाहर के मुल्क से मंगवाऊँ तो कस्टम वाले एक सफ़ा बनाने को हमें कहते हैं, सी पोर्ट के ऊपर हम ये सफ़ा बना के उन्हें देते हैं। उस सफ़े का नाम है बिल ऑफ एंट्री और गुड डिक्लेरेशन। गुड डिक्लेयर करो, अपनी गुड बताओ हुकूमत को, तुमने कौन सी चीज़ बाहर के मुल्क से मंगवाई है। और अगर नीलामी में चीज़ें खरीदूँ तो फिर एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है, बोले ट्रेजरी चालान। तो ये ट्रेजरी चालान आपको जमा करवाना पड़ता है हुकूमत को। अच्छा, A registered person shall not be entitled to minus input unless, एक रजिस्टर्ड बंदे को इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं होगी अनलेस, जब तक के परचेज के केस में बिल ना हो, इंपोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री ना हो, जब तक के ऑक्शन के केस में ट्रेजरी चालान ना हो। तो ये पेपर में सवाल आता है अक्सर 4-5 मार्क्स का। कंडीशंस फॉर अलाउइंग इनपुट, इनपुट माइनस करने की शराइत। कंडीशन फॉर अलाउइंग इनपुट, इनपुट माइनस करने की शर्त। इनपुट या परचेज माइनस करने की सबसे बड़ी शर्त यह है कि आपके हाथ में परचेज के केस में टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए एंड सो ऑन। इन केस ऑफ अ परचेज मेड बाय होंडा, in case of purchase of tire made by Honda, अगर होंडा परचेज ऑफ टायर माइनस करना चाहती है तो होंडा मस्ट होल्ड अ टैक्स बिल, जिसमें होंडा का नाम होगा, होंडा का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ सच परचेज। ब्रैकेट में जरा मैं ले रहा हूं एक बात को आगे। परचेज माइनस करने के लिए ना 3 शराइत हैं। परचेज माइनस करने के लिए 3 शराइत हैं। जनरल टायर वालों ने होंडा को टायर बेचा, ये टायर है, और होंडा ने इनको 1,17,000 दे दिया। तो परचेज माइनस करने के लिए 3 शराइत हैं। एक शर्त यह है कि होंडा के पास बिल हो जो किसकी तरफ से आया? जनरल टायर की तरफ से। दूसरी शर्त यह है कि जनरल टायर ने अपनी टैक्स कैलकुलेशन में जब अपनी रिटर्न बनाई हो तो इस 1,17,000 को जो इसे मिला है इसको जनरल टायर ने अपनी रिटर्न में सेल में डाला हो। इसे जनरल टायर ने अपनी किस में डाला हो? सेल में डाला हो। और दूसरी बात, और तीसरी और आखिरी बात यह है कि इसमें जो 17,000 की टॉपिंग है ये इसने हुकूमत के खजाने में जनरल टायर ने जमा करवा दी हो। तो होंडा को अगर परचेज माइनस करनी है तो फिर 3 शराइत पूरी करनी पड़ेंगी। नंबर 1, होंडा के पास जो है वो उसका टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए बेयरिंग हिज नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। दूसरी शर्त ये है कि जनरल टायर इसको अपनी रिटर्न में सेल में डाले, क्योंकि होंडा ने तो परचेज में डाल दिया, जनरल टायर इसको अपनी सेल में डाले। और आखिरी शर्त यह है कि जो 17,000 हमने इसे जमा करवाया ये हुकूमत के खजाने में भी पहुंचा दे। अब आप कह रहे होंगे 2 काम तो जनरल टायर के करने वाले थे, इस पे होंडा को सजा क्यों मिले? 2 काम जनरल टायर के करने वाले थे, अपनी सेल रिकॉर्ड करना और हुकूमत के खजाने में से हमसे लिया हुआ 17,000 जमा करवाना। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कम से कम होंडा को इतनी अकल तो होनी चाहिए कि ऐसे बंदे से खरीदे जिसके बारे में गुड ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल हो। तो अगर होंडा खरीद बैठे जनरल टायर से और जनरल टायर आगे जो 17,000 हुकूमत के खजाने में जमा ना करवाए तो फिर ऐसी सूरत के अंदर ये परचेज होंडा की डेड हो जाएगी। If the seller, general tire, if the general tire has not declared such purchase in his return as a sale शो करेगा ना, तो बेशक सेल लिख लें जहां जैसे भी है। जनरल टायर के लिए बहरहाल ये सेल होगी, फॉर सेलर ये सेल है। इफ द सेलर हैज नॉट डिक्लेयर्ड सच सेल, क्योंकि हम तो परचेज कर रहे हैं ना, इन हिज रिटर्न, या ही हैज नॉट पेड 17,000 एज इंडिकेटेड इन रिटर्न, रिटर्न में उसने लिखा हुआ 17,000 हुकूमत को देना है मैंने लेकिन नहीं दिया, देन इनपुट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड बाय होंडा। तो बायर का इनपुट डेड हो जाएगा। अच्छा जी, एक तो हमने सेल्स टैक्स वो पढ़ा था जो रिटेलर्स के लिए था, वो बिजली के बिलों वाला, वो अलग बात थी, उसको छोड़ें। मैन्युफैक्चरर जो होते हैं ना, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, उनको भी अक्सर जो है वो सेल्स टैक्स बिलों में डाल के जो है वो भेजा जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उनका वही टैक्स है,
उन्होंने टैक्स नॉर्मल तरीके से देना होता है, सेल पे 17% लगा के, लेकिन बिजली के बिल में भी कभी उन्हें टैक्स डल के आ जाता है। तो बिजली के बिल वाला टैक्स फिर जितना डल के आ गया, जिस तरह इनकम टैक्स में मैंने आपको बताया था, कई दुकानदार होते हैं उनके बिल के ऊपर एक पतील वाला सवाल हमने किया था, दुकानदार के बिजली के बिल में टैक्स डल के आ गया तो वो फिर एंड पे माइनस करने की जरूरत होती है। तो इसी तरह अगर कभी बिजली के बिल पे आपको टैक्स आ जाए कि कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई बंदा है, उसको बिजली के बिल में हुकूमत ने टैक्स डाल के भेज दिया है, तो होंडा एटलस कार को अगर बिजली के बिल में टैक्स डल के आ जाए तो कोई मसला नहीं। जिस तरह टायर खरीदने पे टैक्स पे करके आए हैं, बिजली के बिल में टैक्स डल के आया है, वो सारा का सारा बर्डन सरासे पे डालेंगे और आउटपुट के जरिए रिकवर कर लेंगे। तो ये भी एक इनपुट की मिसाल है बिजली के बिल का टैक्स। और इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ बिजली, बल्कि अगर आप होंडा की बात करें तो फिर हम सप्लाई रिसीव कर रहे होंगे ना, हम परचेज कर रहे होंगे। एंड रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ बिजली बिल, तो होंडा के पास एक बिल होना चाहिए बियरिंग हिज रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसमें होंडा का रजिस्ट्रेशन नंबर हो, एड्रेस हो होंडा का, एंड कहां होंडा का कनेक्शन इंस्टॉल हुआ है बिजली का। अच्छा जी, एक बार याद रखिएगा, ये जो पॉइंट है सारा का सारा ये बायर के लिए है, क्योंकि बायर को हमने इनपुट अलाउ करना है ना, तो ये सारा का सारा पॉइंट बायर के लिए है कि चीजें खरीदने वाला जो है होंडा, उसके लिए इनपुट माइनस करने की क्या शराइत है। अच्छा जी, अब इनपुट की दो नेचर्स हो गई। नंबर वन, एक ऐसा इनपुट जिसके बारे में जो है वो आपको अवेलेबल है, वो परचेज है, एक ऐसा इनपुट जो परचेज है, और एक ऐसा इनपुट जिसमें आप बिजली परचेज कर रहे हैं। गुड्स परचेज करना अलग हो गया, बिजली परचेज करना अलग हो गया। तो गुड्स के बारे में आपके पास क्या होना चाहिए, ही होल्ड्स अ बिल इन हिज नेम एंड हैविंग हिज रजिस्ट्रेशन नंबर। ये वो है जो इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज आया है फ्रॉम जनरल टायर। लेकिन अगर बिजली के ऊपर भी आपने कोई टैक्स पे कर दिया है इन केस ऑफ परचेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गैस, तो फिर आपके पास यू मस्ट होल्ड अ बिल बियरिंग योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एड्रेस एंड वेयर द कनेक्शन इज इंस्टॉल्ड। दो शराइत और हैं, वो असल में होंडा का इनपुट डेड हो जाएगा, लेकिन वो शराइत किसी और ने पूरी करनी है, वो शराइत जनरल टायर ने पूरी करनी है। इफ द जनरल टायर हैज नॉट डिक्लेयर्ड सच सेल इन हिज रिटर्न, अगर जनरल टायर अपनी सेल में डालना भूल जाइए जो होंडा ने परचेज किया है, या जनरल टायर और जनरल टायर हैज नॉट पेड द टैक्स ड्यू एज इंडिकेटेड इन हिज रिटर्न, जैसे कि उसने अपने रिटर्न में टैक्स शो किया है वो हुकूमत को जमा ना कराए, देन इनपुट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड बाय बायर। तो फिर बायर इनपुट को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। जुर्म कौन कर रहा है, सजा किसको मिल रही है, बायर को। सिगरेट किसके बैग से निकली, 7 साल के, ग्लास से किसको निकाला, आपको और उसको। अच्छा जी, सोबत के साथ होते हैं ना। इन केस ऑफ इंपोर्ट्स मेड बाय हिम, ही होल्ड्स अ बिल ऑफ एंट्री और ही होल्ड्स अ गुड डिक्लेरेशन इन हिज नेम एंड शोइंग हिज सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, इट शुड बी प्रॉपर्ली क्लियर्ड बाय कस्टम अथॉरिटीज। एंड इन केस ऑफ गुड्स परचेज्ड इन ऑक्शन, ही होल्ड्स अ ट्रेजरी चालान इज हिज नेम एंड बेयरिंग हिज रजिस्ट्रेशन नंबर शोइंग पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स। तो ये बात तो वो है जो हमने कर ली है, ऐसी उर्दू में लिखी हुई है। जो परचेज होंडा ने अपनी रिटर्न में डाली है, अगर वो सेल जनरल टायर अपनी रिटर्न में ना शो करे या होंडा जनरल टायर को टैक्स दे दे और वो आगे गवर्नमेंट को जमा ना कराए, तो होंडा इस परचेज को रिकॉर्ड। तो ये 2 लाइनें एंड पे लिखी हुई ना, ये उनकी उर्दू है। आज इंशाल्लाह 10 से 12 मिनट बाद ना हमने वो सेक्शन शुरू करना है जिसमें से न्यूमेरिकल की तकरीबन आधी एडजस्टमेंट्स आती हैं। टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड, जिस तरह बिजनेस के चैप्टर में एक सेक्शन था रिडक्शंस नॉट अलाउड। चलें जी, सेक्शन 5 में आ जाए जरा, पेज 447 ये हमारा रहता है। If there is a change in rate of tax, a sale made by 0% is chargeable at the rate applicable at the time of supply. ये है मार्च का महीना, तो हो सकता है हुकूमत कह दे कि ये है इसकी 5 तारीख 5 मार्च, तो हुकूमत ये कह दे कि ये जो 5 दिनों की है इधर टैक्स होगा 17% और फिर आगे 25 दिन जो है अब हम रेट बदलने लगे हैं, तो अब ये रेट सेल्स टैक्स का हो गया है 18%। तो फिर 5 मार्च तक जो चीज़ें आपने डिलीवर कर दी उन पे रेट कितना लगाएंगे 17%, और 6 मार्च 7 मार्च 8 मार्च को जो चीज़ें डिलीवर की उन पे क्या लगाएंगे। और आपको पता है टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन पड़ी थी, टाइम ऑफ सप्लाई इज द टाइम व्हेन द गुड्स आर और मेड अवेलेबल वाला तो आमतौर पर इतना टेस्ट नहीं होता व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड। अ टैक्सेबल सेल मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इज चार्जेबल एट द रेट एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ सप्लाई का क्या मतलब है, टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब हमने पढ़ा हुआ है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो बता दें सेल किस पे रिकॉर्ड होगी, जो डिलीवरी ऑफ गुड्स वाले दिन का रेट था सेल उस पे रिकॉर्ड होगी। तो जो गाड़ी सरासिफ को 2 मार्च को बेची वो कितने % पे जाएगी 17% पे, और जो गाड़ी आपके दोस्त को 6 मार्च को बेची वो किस पे जाएगी 18% पे जाएगी। ओके,
अच्छा जी, आगे आने लगी हैं इंपोर्टेड गुड्स। इंपोर्टेड गुड्स जो हैं वो दो किस्म की हैं। होम कंजम्पशन और क्लियर्ड फ्रॉम वेयर हाउस। होम कंजम्पशन का मतलब घर नहीं है कि घर लेके चले गए चीजें। होम कंजम्पशन ये है कि जैसी चीजें आई आपकी दुकान पे जगह थी, आपने फौरन सी पोर्ट से उठा के अपनी दुकान पे ले आए। और क्लियर्ड फ्रॉम वेयर हाउस ये है कि अगर जैसी सी पोर्ट के ऊपर चीजें आई तो आपके गोदाम में जगह नहीं पड़ी हुई थी, तो आपने क्या किया, आपने इमरान खान से रिक्वेस्ट की कि हुकूमत के वेयर हाउस हैं, तो हुकूमत के वेयर हाउस हैं सी पोर्ट के ऊपर बड़े बड़े गोदाम जिन्हें आप कहते हैं, वहां पे हमारा सामान रख लो, हमारा किराया ले लो, महीने दो बाद हम आके सामान को ले जाएंगे जैसे हमारे पास जगह बनेगी। तो होम कंजम्पशन के केस में आप सी पोर्ट पे अपना सामान रखना महंगा पसंद नहीं करते, बल्कि आप जल्दी से उसको उठा के जो है वो अपनी दुकान के ऊपर ले आते हैं। तो और वे क्लियर फ्रॉम वेयर हाउस के केस में आप अपना सामान वेयर हाउस में हुकूमत के पड़ा रहने देते हैं और मुनासिब टाइम आने पे उसको लेके आ जाते हैं। अच्छा, ऐसी चाहे होम कंजम्पशन का केस है चाहे क्लियर फ्रॉम वेयर हाउस का केस है, एक सफा बनना है जिस सफे का नाम होना है गुड्स डेक्लेरेशन। क्या? गुड्स डेक्लेरेशन। असल में एक सफा होता है जो फॉरेन सप्लायर ने आपको बिल भेजा होता है, यानी बाहर के मुल्क से आपने लैपटॉप इंपोर्ट किए हैं तो बाहर के सप्लायर ने जिससे आपने वो खरीदे हैं उसने आपको बिल दिया होगा। वो सफा हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि वो बाहर से बन के आया है। तो पाकिस्तान के सी पोर्ट के ऊपर जो कस्टम अथॉरिटीज बैठी हैं वो ये कहती हैं आप एक सफा हमें बना के दो। हम कहते हैं ये वो क्या सफा आपको बना के दें? वो एक सफा बना के दो जिसमें आप लिखो क्या क्या चीज मंगवाई है, कितने वाली चीज मंगवाई है, कितनी चीजें मंगवाई हैं, किस किस डब्बे में कितनी कितनी चीजें हैं। उस सफे का नाम होता है गुड डिक्लेरेशन और बिल ऑफ एंट्री, जो भी हम पढ़ के आए हैं लफ्ज भी एक। तो गुड डिक्लेरेशन या बिल ऑफ एंट्री आपने बना के, टैक्स पेयर ने बना के कस्टम अथॉरिटीज को जमा करवाना होता है। तो ऐसी सूरत में तो गुड डिक्लेरेशन ऐसी सूरत में तो गुड डिक्लेरेशन का पेज आप फौरन ही जमा करा देंगे, इसलिए जो उससे टैक्स का रेट हुआ वो लग जाएगा। ऐसी सूरत में आप गुड डिक्लेरेशन का सफा फौरन जमा नहीं कराएंगे चीजें आते ही। ऐसी सूरत में गुड डिक्लेरेशन का सफा आप तब जमा करवाएंगे, गुड डिक्लेरेशन का पेज, व्हेन गुड्स क्लियर्ड, जब गुड्स क्या होंगी? क्लियर होंगी। जब गुड्स क्लियर होंगी कस्टम के पोर्ट से। क्लियर का क्या मतलब है? वहां से उठाएंगे चीजें। तो बता दें किस केस में थोड़ा देर से जाकर गुड डिक्लेरेशन का सफा जमा कराया जाएगा? होम कंजम्पशन के केस में तो फौरन आप सफा जमा करवा देंगे गुड डिक्लेरेशन वाला, लेकिन क्लियर्ड फ्रॉम वेयर हाउस के केस में आप चीजें आ जाएंगी, चीजें आने के बाद जो है वो आप वेयर हाउस में जमा करवा देंगे, फिर कहीं जाके वेयर हाउस से जब चीजें क्लियर करवाएंगे वो सफा जमा करवा के, तो फिर उस क्लियरेंस की डेट का रेट लगेगा। छोड़े पर क्या करना, ये लिखा हुआ है। इफ गुड्स आर एंटर्ड फॉर होम कंजम्पशन, एंटर्ड फॉर के लफ्ज से कंफ्यूज नहीं होइएगा। एंटर्ड फॉर का मतलब है आप अपनी दुकान पे ले आए, होम कंजम्पशन मीन आप जल्दी कंज्यूम कर लेंगे, आपने वहां नहीं छोड़ी। इफ गुड्स आर एंटर्ड फॉर होम कंजम्पशन, और दूसरी पॉसिबिलिटी बताएं, इफ गुड्स आर क्लियर फ्रॉम वेयर हाउस। तो ऐसी सूरत में द रेट एप्लीकेबल, किस दिन का रेट लगेगा? द रेट एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑन विच द गुड्स डिक्लेरेशन इज प्रेजेंटेड बाय टैक्स पेयर टू कस्टम अथॉरिटीज। जिस दिन आप गुड डिक्लेरेशन का सफा कौन किसको प्रेजेंट करे? बाय टैक्स पेयर टू, कुछ नहीं होता लिख लें, बाय टैक्स पेयर टू कस्टम अथॉरिटीज। ये सफा कौन किसको प्रेजेंट करेगा? टैक्स पेयर। किसको? कस्टम अथॉरिटीज। एंड इफ गुड्स आर क्लियर्ड फ्रॉम वेयर हाउस, then the rate applicable on the date on which good declaration for clearance of goods is presented। तो लिख लें यहां स्टार डाल के सफे के ऊपर कि क्लियर फ्रॉम वेयर हाउस में गुड डिक्लेरेशन क्लियरेंस के टाइम पे जमा कराया जाता है, चीजें आने के टाइम पे नहीं। क्लियर फ्रॉम वेयर हाउस वाले केस में गुड डिक्लेरेशन क्लियरेंस समझ ना, समझ आ रही है ना, चीजें जब निकलवाने जाएंगे क्लियरेंस के टाइम पे जमा करवाया जाता है, ना के चीजें आते ही जमा नहीं करवाया जाता। अच्छा,
भाई अगर एक साहब बहुत एफिशिएंट निकले, इसको आप ओवर एफिशिएंट कह सकते हैं, ओवर एफिशिएंट। अगर एक साहब बहुत ओवर एफिशिएंट निकले और उन्होंने जिंदगी में पहली दफा बाहर के मुल्क से चीजें मंगवाई हैं और वो बीवी बच्चों को लेके सी पोर्ट के ऊपर चीजें आनी थी 1 जनवरी को, 27 दिसंबर की शाम को वहां पहुंचे हुए थे। चलो भाई सामान आ रहा है, सामान आ रहा है, सामान आ रहा है, एसी आ रहे हैं, एसी आ रहे हैं। तो 27 दिसंबर को बीवी बच्चों को लेकर सी पोर्ट पहुंचे हुए थे, चीजें आनी थी 1 जनवरी को। अब दूर से एक जहाज नजर आ रहा था। 28 दिसंबर को बेटे ने कहा अबू वो वाला है, बेटा आनते थे। अच्छा, इस बंदे ने एक काम किया, इसने गुड डिक्लेरेशन 28 दिसंबर को जाके हुकूमत को जमा करा दिया। गुड डिक्लेरेशन कब जमा करवाया? 28 दिसंबर को जाके हुकूमत को जमा करवा दिया गुड डिक्लेरेशन। यार ये सामान आ रहा है। हुकूमत ने कहा किथे? इसने कहा शायद वही वाला जहाज है, लग तो वही रहा है। तो और जिस दिन वो जहाज आया, हुकूमत कहती है उस दिन का रेट मैं यूज करूंगी टैक्स का, उस दिन का रेट यूज नहीं करूंगी जिस दिन तुमने गुड डिक्लेरेशन वाला सफा जमा करवाया। जरा पहले एग्जांपल पढ़िएगा, डेट्स मैंने थोड़ी डिफरेंट लिखी हुई है नीचे जो मैंने बोली हैं उससे, यानी पहले अलग मिसाल दी थी, अलग मिसाल। गुड डिक्लेरेशन इज प्रेजेंटेड, कौन किसको प्रेजेंट करता है? टैक्स पेयर कस्टम अथॉरिटीज को। गुड डिक्लेरेशन इज प्रेजेंटेड ऑन 5 जनवरी बाय टैक्स पेयर टू कस्टम अथॉरिटीज। मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस, मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस होता है वो जहाज आ गया है, ये भी लफ्ज याद कर लें, मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस, जहाज आया, जहाज। मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस इज डिलीवर्ड ऑन 15 जनवरी। बताएं जी गुड डिक्लेरेशन कब जमा करवाया? मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस। तो ये ओवर एफिशिएंट किस्म का बंदा है, यानी अभी जाके आई कैप को सीए फाइनल की फीस जमा करवा रहा है। तो अगर कोई बंदा गुड डिक्लेरेशन को जमा करवा दे, मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस होता है सामान आना, जहाज आना, ये लिख लिया। तो अगर कोई जहाज आने से पहले ही जहाज बन के जो है वो जाके जमा करवा दे हुकूमत को गुड डिक्लेरेशन, तो ऐसी सूरत में रेट मोहतरम किस दिन का लगेगा? जिस दिन उसने ये सफा जमा कराया या जिस दिन जहाज आया। जहाज ने तो आना ही था। क्लियर? कौन सा वाला? बहरी। अच्छा बहरी। वेयर गुड डिक्लेरेशन, वेयर इज प्रेजेंटेड इन एडवांस, क्या मतलब? पहले जमा करवा दिया। इज प्रेजेंटेड इन ऑफ अराइवल ऑफ कन्वेंस, कन्वेंस अभी आई नहीं, गुड डिक्लेरेशन जमा करवा दिया है। द टैक्स शैल बी कैलकुलेटेड एट द रेट एप्लीकेबल ऑन द डेट द मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस इज डिलीवर्ड। तो उस दिन का रेट लगेगा फिर जिस दिन जो है वो आपने गुड डिक्लेरेशन जमा करवाया था, या उस दिन का रेट लगेगा जिस दिन सामान आया। मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस का मतलब क्या है? सामान आया, जहाज आया। तो जिस दिन जहाज आया फिर उस दिन का रेट लगेगा। ओके अच्छा, अब एक सुस्त बंदे की बात हो रही है। सुस्त बंदा, सुस्त बंदा क्या कर रहे हैं जी? एग्जांपल पढ़ें। 2 गुड्स आर क्लियर फ्रॉम वेयर हाउस ऑन March 18। गुड्स वेयर हाउस से कब क्लियर हुई? March 18 को। एंड गुड डिक्लेरेशन इज प्रेजेंटेड ऑन द सेम डेट, करना भी चाहिए था क्योंकि आपको पता है जिस दिन क्लियर होती हैं वेयर हाउस से चीजें उस दिन गुड डिक्लेरेशन जमा करवाया जाता है। अंडर 2 इंडिपेंडेंट सिनेरियो डिटरमिन द डेट टैक्स विल बी चार्ज, वो डेट बताएं जिस दिन टैक्स लगेगा। अच्छा सुस्त बंदा क्यों है? पहले तो वेयर हाउस में रखवाई, सुस्त है उठाई नहीं फौरन, लेकिन खैर है चलें वेयर हाउस में लोग रखवा देते हैं। वेयर हाउस में चीजें रखवा कर टैक्स भी जमा नहीं करवाया। गुड्स आर क्लियर फ्रॉम वेयर हाउस ऑन March, टैक्स इज पेड ऑन 5 मार्च, या टैक्स इज पेड ऑन 10 मार्च। क्या मैं इसको कह सकता हूं कि देर से टैक्स जमा करवाया? कह सकता हूं। और क्या मैं इसको कह सकता हूं बहुत देर कर दी आते आते इसने? सजा कब दें? देर से टैक्स जमा कराने पे या बहुत देर से? बहुत देर से जमा, दोनों पे। बहुत देर से टैक्स जमा कराने पे से सजा दें। सजा क्या दें? अगर आप 7 दिन के अंदर अंदर टैक्स जमा करवा दें क्लियर करवाने के बाद चीजें, इसने तो करवा दिया, तो फिर आपका रेट 1 मार्च वाला यूज होगा। और अगर आप क्लियर करवाने से वेयर हाउस की चीजें 7 दिन में टैक्स जमा ना करवाएं तो फिर आपका रेट इसी दिन का यूज होगा। तो अब बता दें मार्च के महीने में इसने चीजें कहां से जाके क्लियर करवाई हैं? वेयर हाउस में। किस दिन? 1 मार्च को चीजें क्लियर करवाई और क्लियर करवा के वेयर हाउस से जाके अपने दुकान पे रख दी 1 मार्च को। 5 तारीख तक आ जाए, 6 तारीख तक आ जाए, 7 तारीख तक, 7 दिनों के अंदर अंदर आ जाए। 7 दिन ना एक्चुअली 8 मार्च बनते हैं क्योंकि मैंने कहा हुआ है वो वाला एक दिन निकाल के गिना करे। तो 7 दिनों के अंदर अंदर अगर आ जाए ना तो इसको ये खुशी की खबर दी जाएगी कि आप पे रेट इस तारीख का यूज नहीं होगा जिस दिन आप टैक्स जमा करवाने आए, आप पे रेट किस दिन का यूज होगा। लेकिन अगर आप 7 दिनों के बाद टैक्स जमा करवाने आए तो फिर जिस दिन टैक्स जमा करवाया उस दिन का रेट लगेगा। इन केस ऑफ क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम, इफ द टैक्स इज नॉट पेड विद इन
7 डेज कहां से गिनना शुरू करने हैं? अगले दिन से नहीं, पेपर में क्या लिख के आएंगे? 7 डेज ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफ गुड्स, और क्लियरेंस के वक्त ही गुड डिक्लेयर होती है ना फिर तो। इन केस ऑफ क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस, इन केस ऑफ क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम, इफ द टैक्स इज नॉट जमा कराया इन 7 डेज ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफ गुड डिक्लेरेशन। प्रेजेंट कौन करता है गुड डिक्लेरेशन? टैक्स पेयर। किसको? और कस्टम अथॉरिटीज को। क्लियरेंस ऑफ फ्रॉम वेयर हाउस के केस में कब प्रेजेंट करता है? लिखवाया सफे के टॉप पे उर्दू में मैंने, किस दिन प्रेजेंट करता है? जिस दिन चीजें क्लियर करवाता है। तो जिस दिन चीजें क्लियर करवाई उसी दिन इसने गुड डिक्लेरेशन भी जमा करवा दिया। द टैक्स शैल बी चार्ज्ड एट द रेट एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑन विच द टैक्स इज एक्चुअली पेड। अगर 7 दिन में पे ना करें तो टैक्स पे होने वाले दिन का रेट लगेगा, लेकिन अगर 7 दिन में पे कर दें तो फिर जिस दिन आपकी गुड्स क्लियर हुई थी उसी दिन का रेट लगेगा। ये देखिए ना, 8 मार्च, तो 8 मार्च तक अगर आप जमा करवा दें तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी कोई मसला नहीं, फिर भी 1 मार्च का रेट यूज होगा। अब जुर्म बता दें, उसकी सजा बता दें। जुर्म क्या है? टैक्सेस, देख ले ऊपर कुछ नहीं होता, ऊपर देख ले कुछ नहीं होता। टैक्सेस इन 7 डेज ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफ, सजा बताएं। टैक्स किस दिन का लगेगा? और अगर 7 दिन से पहले जमा करवा दें तो फिर जिस दिन गुड्स डिक्लेरेशन जमा करवाया था उसी दिन का रेट लगेगा। अगली चीज तो आसान सी है, वो मैंने ऊपर भी आपसे बात की थी। किसी बंदे का रेट ऑफ टैक्स चेंज हो गया 19 मार्च को, तो 2 रिटर्न्स जमा करवाएगा, 2 रिटर्न्स 1 महीने की। एक रिटर्न कौन सी वाली? यकम से 18 तक की, और दूसरी रिटर्न 19 से 31 तक की। फर्ज करें इस वक्त रेट 17% था और अब बढ़ के 18% हो गया, तो 2 रिटर्न जमा करवाएगा। ये तो बात ऊपर हो गई है। इफ देयर इज अ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग अ टैक्स मंथ का क्या मतलब है? एंड ऑफ टैक्स मंथ पे रेट चेंज हुआ है या दरमियान में रेट महीने का? अगर किसी महीने के दरमियान में रेट चेंज हो जाए तो क्या करें? अलग अलग रिटर्न। कौन सी रिटर्न? अलग अलग रिटर्न हैज टू बी फर्निश्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच पोर्शन ऑफ द मंथ शोइंग द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट रेट्स, जिसमें डिफरेंट रेट्स आपने अप्लाई किए होंगे। आ जाएंगे सेक्शन 8। ओके, टैक्स क्रेडिट not allowed. A registered person shall not be entitled to deduct input tax paid on fake invoice. आप कहेंगे अच्छा चलो ये याद कर लेते हैं, ये सही है। आपको किस परचेज के ऊपर टैक्स माइनस करने की इजाजत नहीं है, यानी किस परचेज को रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है? फेक इनवॉइस। टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड का क्या मतलब है यार? परचेज नॉट अलाउड, परचेज नॉट अलाउड। कौन कौन सी परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है? ओके, इनपुट टैक्स नॉट अलाउड, परचेज नॉट अलाउड, टैक्स रेट नॉट अलाउड, ये सारे नाम आप इसके रख सकते हो। ओके, अच्छा एक बंदा है वो गाड़ियां भी बेच रहा है साथ होली कुरान भी बेच रहा है, तो गाड़ियों वाला इनपुट माइनस कर सकता है? जी बिल्कुल। होली कुरान एग्जेम्प्ट सेल है, उसके वाला इनपुट माइनस नहीं कर सकता। द कागज used for purpose other than taxable sale made by him. other than taxable sale कौन सी होती है? ये क्या होती है other than taxable sale? हाँ, other than taxable sale होती है, लिखें exempt sale। जीरो रेट वाले का नॉट अलाउड नहीं होगा बिल्कुल। जीरो रेट वाले का तो आपको पता है रिफंड हो जाता है हुकूमत से, वो तो रिफंड हो जाता है। अच्छा इस अंग्रेजी को आसान कर लें। अच्छा अब जरा पढ़े इंग्लिश। द कागज और सर्विसेज को ब्रैकेट में ले लें, और सर्विसेज को ब्रैकेट में ले लें, और सर्विस लिखाइएगा पेपर में। द कागज यूज्ड इन एग्जेम्प्ट सेल मेड बाय हिम। अब जरा बताएं समझ आए? तो कागज क्यों डेड करने लगाऊं? द कागज यूज्ड इन एग्जेम्प्ट सेल क्यों डेड करने लगाऊं? द कागज यूज्ड इन एग्जेम्प्ट सेल क्यों डेड करने लगाऊं? क्योंकि होली कुरान एग्जेम्प्ट है, तो इसलिए जो कागज यूज हुआ है उसका इनपुट डेड हो जाएगा, वो आपको वापस। लेकिन अगर यही होली कुरान शायद अगर आप एक्सपोर्ट सेल कर देते फिर हुकूमत आपसे खुश होती और आपको क्या कर देती? रिफंड कर देती। तो बोले बार बार याद करें, द कागज यूज्ड इन होली कुरान सेल मेड बाय हिम, मेड बाय बिजनेसमैन, जो मर्जी समझ लें। अच्छा एग्जाम सेल की जगह आपसे लिख के आना है, वो लिखेंगे क्या?
अदर देन टैक्सेबल सेल, फॉर काट दें, अदर देन टैक्सेबल सेल। अब पढ़े जो फाइनल वर्जन बना पेपर में लिखने वाला, द गुड्स, द कागज, कागज लिखा है तुमने ऊपर, द कागज यूज्ड इन अदर देन टैक्सेबल सेल, द कागज यूज्ड इन अदर देन टैक्सेबल सेल ऑफ होली कुरान। लो जी, ये पॉइंट भी याद हो गया। बी तो वैसे ही आसान है, एनी अदर गुड्स, सर्विसेज को ब्रैकेट में ले ले, एनी अदर गुड्स स्पेसिफाइड बाय फेडरल गवर्नमेंट, हुकूमत कोई भी चीजें बता दे तो उनका इनपुट भी क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। यानी हुकूमत गुस्से में कहे, होंडा वालों गाड़ी में तुम लोगों ने वाइपर लगाए हैं, होंडा वालों निकल लगाने थे, नहीं इसका इनपुट माइनस नहीं करने देंगे, कोई नहीं बात हो रही आजकल, चलो भागो यार, हद होगी। तो हुकूमत किसी भी चीज का इनपुट डेड कर दे तो कौन पूछने वाला है। आगे चलें, अच्छा भाई न्यूमेरिकल का फॉर्मूला होता है सेल इनटू 17% माइनस परचेज इनटू 17%। अब आपने परचेज की कोई हार्मफुल गुड्स, आपने परचेज की हार्मफुल गुड्स, जब आपने परचेज की ना हार्मफुल गुड्स, तो परचेज जब आपने की हार्मफुल गुड्स तो फिर हुआ क्या, फिर हुआ ये कि आपको हुकूमत ने कहा इस हार्मफुल गुड्स पे एक्स्ट्रा टैक्स पे करो। तो आपने गाड़ी के अंदर कोई ऐसी मशीन मोटर लगा दी जो गाड़ी को जो है वो 250 की स्पीड पे ले जाती थी। अब हुकूमत को गुस्सा चढ़ गया, भाईजान हमारी स्पीड लिमिट पूरे पाकिस्तान में इतनी नहीं है, तो आपने जो गाड़ी में चीज लगाई है ये बड़ी हार्मफुल है, इससे तो सवारियों को नुकसान हो सकता है, तो इसलिए ओवर स्पीडिंग की वजह से, इसलिए हम इसका इनपुट आपका डेड नहीं करेंगे। उसमें होता यह है कि हार्मफुल गुड्स मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा टैक्स डाल के खरीदनी पड़ती हैं। तो आपने वो चीज 100 जमा 17 जमा 10 का एक्स्ट्रा टैक्स डाल के खरीदी, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल का मुंह सॉल्व कर रहे होंगे तो फिर आपको सिर्फ कितना माइनस करने की इजाजत है, 17 या 27, 17 माइनस करने की इजाजत है। तो बता दें अगर मैं कोई चीज खरीदते हुए नॉर्मल टैक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा टैक्स भी पे कर दूं तो क्या मुझे 27 माइनस करने की इजाजत होगी, यानी परचेज इनटू 27% या स्टिल परचेज इनटू 17%? इसका नॉर्मल माइनस करने की इजाजत है, मैं ये नहीं कह रहा इसका नॉर्मल माइनस करने की इजाजत नहीं, लेकिन इसका कौन सा वाला टैक्स माइनस करने की इजाजत नहीं होगी, एक्स्ट्रा वाला। यानी बात तो ज्यादा आसान हो गई, इस अजीब सी परचेज पे भी 17 लगाया करना है पेपर में, ठीक है जी। तो अगर एक्स्ट्रा टैक्स किसी परचेज पे आप पे कराए हैं तो वो डेड हो जाएगा, और उसका कितना माइनस करने की इजाजत होगी, नॉर्मल। टोटल कितने हैं 27, एक्स्ट्रा कितने 10, माइनस कितना करने दिया जाएगा, नॉर्मल। पता नहीं क्या करते हैं आप लोग, सुस्ती है बहुत छाई हुई, नोट ही नहीं करें, तो फिर 10 को इग्नोर कर दिया जाएगा। अच्छा जी आगे आ जाए, the goods on which the extra tax is paid in addition to normal tax, clear? ये वाली मिसाल फिर काट दें मुझे। अच्छा जी आज हम सीए करते हैं, ये सीए तो हम ऊपर हम कर रहे हैं, the tires on which sales tax has not been deposited by general tire in government treasury, यही करके आए हैं ना। तो अगर जनरल टायर हमसे 1,17,000 ले ले, बाद में 17,000 को अपनी जेब में डाल के घर ले ले, और घर लेके जाके बच्चों को दे दे, ले ले कहते हैं हम लोग, बकरे कहते हैं, बकरे तो फिर ये तो गड़बड़ होगी। तो मुझे बताएं अगर होंडा वाले जनरल टायर वालों से टायर खरीदने जाएं और होंडा वाले जनरल टायर वालों को 1,17,000 दें और जनरल टायर वाले सुस्ती करें और 17,000 हुकूमत के खजाने में जमा ना करवाएं, तो सजा किसको मिलेगी, होंडा वालों को। द टायर्स ऑन विच सेल्स टैक्स हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट ट्रेजरी बाय जनरल टायर, और ये बात ऊपर भी हमने पढ़ी थी, इसी सफे पे ऊपर पढ़ी थी। अच्छा जी ये ना एक मार्केट में नई चीज आई है आजकल, CAA। अच्छा ये क्या चीज है, परचेज फॉर विच आर डिस्क्रिपेंसीज इंडिकेटेड बाय क्रेस्ट। डेफिनेशंस में लिखी हुई थी डेफिनेशन क्रेस्ट की, निकाल दी हुई इसने, वही थी डेफिनेशंस में क्रेस्ट। सुना नाम है, पहले तो सुना है, बहुत सी नहीं थी।
तो क्रेस्ट कंप्यूटराइज सिस्टम है, ये किसका एब्रीविएशन है, वो छोड़े, रिस्क बेस्ड से पता नहीं क्या क्या है, तो छोड़े किसका एब्रीविएशन है, कंप्यूटर सिस्टम है, बस ये लिख लें। तो डिस्क्रिपेंसीज इंडिकेटेड बाय क्रेस्ट, इसका मतलब बताएं भाई, आप खड़े हो जरा, लग रहा है आपको नींद आ रही है। अच्छा, सिस्टम जो कंप्यूटराइज सिस्टम है जिसे क्रेस्ट कहते हैं, उसने आजकल एक काम शुरू कर दिया है। जिस वक्त होंडा कार्स परचेज करती है चीजें, तो सिस्टम में एक चीज डली हुई है कि होंडा कार की परचेज, होंडा कार को डालने की जरूरत नहीं है सिस्टम में। होंडा कार को डालने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये टायर परचेज कर लिए हैं, बिकॉज जनरल टायर जब अपनी सेल अपलोड करेगा तो ऑटोमेटिकली होंडा कार की परचेज अपडेट हो जाएगी। पहली बात याद रखिएगा, सेल्स टैक्स के रिटर्न जमा करवाना पाकिस्तान में हर बंदे के लिए इलेक्ट्रॉनिकली बाइंडिंग है। पहली ये बात याद रख लें, हर महीने 12 दफा एफपीआर के दफ्तर नहीं जाते, अब रिटर्न कैसे जमा करवाते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली। कई दफा आप भी दोस्तों को कहते हैं मेरा फॉर्म अपलोड कर दो आईके की वेबसाइट पे। सिमिलरली जिस वक्त सेल होती है तो असल जिम्मेदारी सेलर के ऊपर है। क्या जिम्मेदारी है सेलर के ऊपर कि सेलर अपनी सेल शो करे। जब सेलर अपनी सेल शो करता है तो इससे होता क्या है, जैसे ही एंट्री की जनरल टायर ने कैश डेबिट सेल क्रेडिट, तो सिस्टम में एफबीआर को बता दिया कि मैंने सेल कर दी है। अब जैसे ही सेल की तो उसने ये भी डाला कि मेरे बायर का नाम क्या था और रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था। अब जैसे ही उसने ये डाला तो फौरन होंडा वाले सुबह आके कंप्यूटर ऑन करेंगे, तो कंप्यूटर ऑन करके देखेंगे ओ यार जबरदस्त हमारी परचेज में चीजें डलती जा रही हैं। ऑटोमेटिकली होंडा की परचेजेस अपडेट होती जा रही होंगी, क्योंकि लोग अपनी क्या डाल रहे होंगे, सेलें डाल रहे होंगे, तो होंडा की परचेजेस अपडेट होती रहेंगी। हत्ता के होंडा वाले थक के पैंथर वालों को फोन करेंगे, ओ भाई अपनी सेल डाल दो, तुमसे गलती से टायर खरीद बैठे थे हम, तुम भी अपनी सेल डाल दो, क्योंकि हमारी परचेज में तुम्हारे से परचेज अभी तक नहीं आ रही। तो पैंथर वालों ने कहा तुम अपनी परचेज खुद डाल दो, होंडा वालों ने कहा हम नहीं डाल सकते, तुम सेल डालोगे तो सिस्टम खुद ही हमारी परचेज डाल देगा। तो इसलिए हुकूमत तरीके से टैक्सेस रिकवर करती है, तो इसलिए होंडा वाले बार बार लोगों को फोन करके कहते हैं मोहतरम अपनी सेलें डालें ताकि हमारी क्या बने, वो परचेज बने। तो अगर मुझे बताएं होंडा कार्स ने टायर खरीदे जाके और वो टायर होंडा कार ने खरीद लिए लेकिन जनरल टायर ने अभी तक अपनी सेल में नहीं डाले, तो क्या कंप्यूटर सिस्टम मसला शो कर देगा होंडा के लिए? और इसका एक और नाम पढ़ें, और का मतलब है सेम बात है, इनपुट इज नॉट वेरीफिएबल इन सप्लाई चेन में इनपुट वेरीफाई नहीं हो रहा। क्या मतलब, होंडा बार बार सिस्टम में डालना चाह रहा है परचेज, लेकिन सिस्टम होंडा की परचेज इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि पैंथर टायर वाला इसको सेल में डाल ही नहीं रहा। तो इसलिए सिस्टम बार बार कह रहा है भाईजान ये कोई बंदा पाकिस्तान में मान ही नहीं रहा मेरी सेल है, तो मैं कैसे तुम्हें सिस्टम में अलाउ कर दूंगा तुम्हारी परचेज है। तो परचेज वो भी डेड हो जाती है जो दूसरे बंदे ने अपनी सेल में ना डाली हो। और ये तो वही बात है जो हमने सुबह भी किया यार, हद होगी, ये तो आ जाके वही बात दोबारा होगी। इधर और तरीके से लिखी हुई, इधर और तरीके से लिखी थी। देखें सुबह बातें पड़ी थी ये बात, इफ जनरल टायर हैज नॉट डिक्लेयर्ड सच सेल इन हिज रिटर्न, ये तो बात पड़ी थी। इसी बात को उसने नीचे डिफरेंट एंगल से लिख दिया कि ये मसला किसने शो कर दिया, सिस्टम ने। या पूरी चेन में, सप्लाई चेन होती है, मुख्तलिफ जो लोग चीजें खरीद रहे हैं, चेन में पता ही नहीं चल रहा कि पैंथर ने ये चीज बेची भी है होंडा को या नहीं बेची। बताएं जी क्या इंग्लिश बनी, परचेज फॉर विच मसला इज शोन बाय क्रेस्ट, और परचेज फॉर विच इनपुट इज नॉट साबित इन चेन, इनपुट मिल ही नहीं रहा, साबित नहीं हो रहा। तो लिखें वही बात, जनरल टायर ने अपनी सेल अपडेट नहीं की जिसकी वजह से सिस्टम होंडा की परचेज एक्सेप्ट नहीं करा। जनरल टायर ने अपनी सेल रिकॉर्ड नहीं की जिसकी वजह से होंडा का सिस्टम परचेज एक्सेप्ट नहीं करा। जो एफपीआर के साथ लिंक है सिस्टम, होंडा का सिस्टम परचेज एक्सेप्ट नहीं करा। अच्छा जी आगे चलें। अच्छा ये तो एक ऐसी अजीब सी बात है, रॉयल फैन ने अपनी रिटर्न जमा करवाई जिसमें उसने कहा मेरा आउटपुट है 73 और मेरा इनपुट है 50, तो मेरा टैक्स बनता है 23। हुकूमत ने कहा अपना ऑडिट कराओ, रिकॉर्ड दिखाओ, इसने कहा नहीं दिखाता। हुकूमत ने कहा चल ठीक है,
आ जा फिर 73 रुपए दे। कोई बंदे का दिखा परचेज किस किस से किया, कहां से किया, कैसे कैसे किया, क्या करता रहे तू, नहीं दिखाता तो फारिग होने। तो खुद ही पे कहूंगी इसकी परचेज, मुझे पता था अभी कोई सवाल पूछेगा, ये खुद तो परचेज इसकी पे कहूंगी, लेकिन रिकॉर्ड दिखाने से क्यों इनकार कर रहा है? ऐसा क्या मसला, क्या वजह होगी है? रिकॉर्ड क्यों दिखाने से इनकार कर रहा है? रिकॉर्ड तो दिखा देना, फिर हम भी तरह तसल्ली कर लें सिस्टम में क्या क्या इसके सिस्टम ने परचेजेस उठाई हैं। सिस्टम में एरर्स भी तो होती हैं, तो हम तो इसके सिस्टम को चेक करना चाह रहे हैं, वो रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा। तो ये अगला पॉइंट है, अगर आप नोट करना चाहें, पता नहीं आप लोग मूड में होते हैं, मैंने देखा कभी कभी। तो कंसिस्टेंसी नाम की तो चीज ही खत्म हो गई है। रोजाना आना, टाइम पे आना, सारे टेस्ट देना, रोजाना का रोजाना याद करना। अगले सेशन से ऐसे नियत कर लें, पहले दिन से पढ़ेंगे। अभी भी पढ़े थे माशाल्लाह, जबरदस्त। ओके, purchases made by Royal Fan, purchase made by who failed to furnish the information required by board। जिसने बोर्ड ने इंफॉर्मेशन मांगी, उसने इंफॉर्मेशन दिखाने से इनकार कर दिया। दिखाओ भाई ये क्या है, कौन सी सेल है, कौन सी परचेज है, कहाँ की है, क्या है। रॉयल फैन का नसो नसो पुत्र तू भी नस है वे कौन सुनी यार। ये एफ इज रेपिटेशन, आई डोंट नो व्हाई। एफ इज गुड्स नॉट रिलेटेड टू टैक्सेबल सेल मेड बाय हिम, वही है ना ऊपर वाला, काट दें छोड़ें से रेपिटेशन। मार्क्स लेने के लिए लिख के आने 2 पॉइंट अलग अलग। अच्छा, गुड्स acquired for personal or non-business consumption, goods acquired for personal or non-business consumption। आपने चीजें खरीदी हैं और उसको घर ले गए हैं, क्या इसकी परचेज रिकॉर्ड होगी या घर वाली परचेजेस डेड हो जाती हैं? घर वाली परचेजेस का क्या करना है? घर वाली परचेजेस, घर में आपने एसी खरीदा 1,17,000 का, घर में आपने हीटर खरीदा 11,700 रुपए का, क्या ये परचेजेस कहीं रिकॉर्ड होंगी? क्यों परचेज कहीं रिकॉर्ड नहीं होती? तो लिखें घर के लिए हीटर खरीदा, घर के लिए फ्रिज खरीदा, इस परचेज को क्या करेंगे, किस पे डालेंगे? नाम बताएं ये किसी पे बर्डन डालें यार, देखी जाएगी। ये जो आप अब्बू पे तो डले तो आया ना, अब्बू पे तो डल गया तो आया ना। अब आप लोगों ने घर और अब्बू तो आप एक ही है ना सारे, तो अब आप लोग ये बर्डन किस पे डालेंगे? ये परचेज वाला किसी पे नहीं डाल सकते, बस वो आगे, आप ही तो एंड कंज्यूमर, आप ही तो बर्डन पड़ना था, अब आपने किस पे बर्डन डालना है? अच्छा तो लिखें घर के लिए एसी खरीदा, घर के लिए हीटर खरीदा, ये परचेज बिजनेस की परचेज है या डेड परचेज होगी वैसे? हाँ, बिजनेस के लिए टायर खरीदे, बिजनेस के लिए लोहा खरीदा, बिजनेस के लिए बाकी चीजें खरीदी, ये परचेज जो है डेड नहीं हो सकती, ये तो नॉर्मल परचेज है आपकी। ओके इधर ले आओ यार, ये क्या है? नमी आई हुई है। अच्छा ये क्या है? दीवार। मैं नजर आ रहा हूँ या दीवार भी नजर आ रही है? ये हाथ, ये अंगूठा नजर आ रहा है, ये उंगली नजर आ रही, आ रही? अच्छा ये क्या है? दीवार। मुझे बताएं क्या कुछ गुड्स हैं जो यूज हुई हैं इन इमूवेबल प्रॉपर्टी? इसके अंदर यूज हुई है चीजें, कोई ईंट बजरी सीमेंट, कोई और चीज, चारा ना बोली, ईंट बजरी सीमेंट पेंट वायर्स केबल्स पाइप्स अंडरग्राउंड वायरिंग, इसके अंदर कोई चीजें यूज हुई हैं? गुड्स यूज्ड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ बाद में अगर हमने कोई चीज लगानी हो उसके लिए बाहर से तार लगानी पड़ती है, वो और बात है, लेकिन आमतौर पे तो हम इस तरह की वायरिंग करते हैं कि चीजें जो है वो, अब ये देखो पर ये बल्ब नजर आ रहा है, देखिए यार इसकी वायर कहाँ है, इसकी वायर कहाँ है, नजर नहीं आ रही, तो यूज्ड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। साथ वाले पागल को भी कहेंगे ये खुद ही जल रहा है, वो नहीं मानेगा नहीं यार कोई चक्कर है पीछे, वो किधर है चक्कर? वो चक्कर है इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, बस इतना सा पढ़ते रहे, वो चक्कर कहाँ है, वो गेम कहाँ है? इमूवेबल प्रॉपर्टी के, देखिएगा इन, ये सबसे ज्यादा अमेरिका में टेस्ट हो रहा है, तो गुड्स यूज्ड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब वो कौन सी चीजें होती हैं जो यूज होती हैं इन इमूवेबल प्रॉपर्टी? गुड्स यूज्ड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी और परमानेंटली अटैच्ड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब वो इंटर निकालें, परमानेंटली अटैच हो गई हैं, सच एज
क्या क्या, बोले 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 बोले, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, पेंट, इलेक्ट्रिकल, क्या कहते हैं आप लोग, पाइपें कहते हैं, पाइप कहते हैं, पाइपें, अच्छा वायरें कहते हैं, पाइपें, वायरें, केबलें, बट आपको पता है आ जाता है हर जगह। अच्छा जी, पेज 450 पे थे हम, आए 450 पे आए, 449 पे हैं वैसे। और यार ये अगले सफे पे ऐसे ही उर्दू लिखी हुई है, ऐसा रॉ मटेरियल, वो ए पॉइंट ए जो हमने पढ़ा था, ऐसा रॉ मटेरियल खरीदा जो एग्जाम सेल में इस्तेमाल हुआ, कागज की बात की थी। अच्छा सी ए पढ़ा था, ऐसी परचेज जिसको जनरल टायर ने अपनी सेल में नहीं डाला, इसको होंडा परचेज में नहीं डालेगा। पॉइंट एफ सेम एज ए, और पॉइंट एच कर रहे हैं अभी हम, पॉइंट एच कर रहे हैं ना अभी हम, एच फॉर गधा, डंकी, अच्छा एच फॉर हॉर्स। डॉलेंस की बुक्स हैं, किसकी बुक्स हैं, डॉलेंस की बुक्स हैं। ये डॉलेंस की क्या है, फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री के अंदर क्या है, बिल्डिंग है। इसके अंदर कौन किसको चुना गया था, नारकली को, नारकली तो नजर नहीं आ रही, तो वो भी इन इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, अंदर डाल के बाहर सीमेंट लगा दिया गया था। तो पता नहीं बनाई हुई है ये थी। अच्छा बहरहाल अल्लाह से पूछेंगे, मैंने कहा। अच्छा तो आप बता दें क्या इन इमूवेबल प्रॉपर्टी को चीजें यूज की जाती हैं, इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, मसलन बिल्डिंग मटेरियल, इसका इनपुट क्रॉस कर दिया, डिसअलाउ है, ठीक है। ये तारे हैं, तो देख रहे हैं ये क्या है, वायर लिखा तो है। अच्छा ये वायर एंड केबल्स है, ये इंटें थी, बिल्डिंग मटेरियल था, ठीक है। तो ये एरो ऐसे लगा लें, बिल्डिंग मटेरियल था, ये ऐसे एरो लगा लें, ये क्या थी, वायर्स एंड केबल्स यूज हुई थी। और ये था पेंट, लाल कलर का पेंट लगाया हुआ था हमने, लाल कलर का पेंट, ये पेंट है, थोड़ा थोड़ा ऐसे जो है ना दाने दाने बाहर आए हुए हैं। अच्छा तो ये सारा जो है इनपुट क्या हो जाएगा, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। इसको क्या कहते हैं, गुड्स यूज्ड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो डॉलेंस वाले अपनी फैक्ट्री में जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, डॉलेंस को मशीन का इनपुट माइनस करने की इजाजत है, क्योंकि मशीन से तो डायरेक्टली ऐसी बन रही है। डॉलेंस को रॉ मटेरियल का इनपुट माइनस करने की इजाजत है, क्योंकि उससे तो एसी बन रहे हैं। मटेरियल से क्या मुराद है, कोई कंपोनेंट्स इस्तेमाल हो रही होंगी, कोई प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा होगा, कोई रबड़ इस्तेमाल हो रहा होगा, कोई प्लास्टिक चीजें की इस्तेमाल हो रही होंगी, कोई मशीनें मोटरें इस्तेमाल हो रही होंगी। तो एसी में जो सामान लग गया, रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है जो इसके अंदर लग के हमें ये लगा हुआ नजर आ रहा है सारा, ये रॉ मटेरियल होता है। और मशीन होती है जिससे ये बना था। तो अब आप मुझे बताएं, अगर हम डॉलेंस की फैक्ट्री में जाएं, अगर हम डॉलेंस की फैक्ट्री में जाएं, अगर हम डॉलेंस की फैक्ट्री में जाएं, तो डॉलेंस की फैक्ट्री में जाके हमने उसको अपने हाथ में ले लेना पहले। अच्छा इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने कहना है ओ ये मशीन है, इससे एसी बनता है। अच्छा आपने कहना है ये मशीन है, इससे एसी बनता है, गुड, इनपुट अलाओ। अच्छा ये चीजें एसी में डलती हैं, जबरदस्त, एसी में, एसी में, दीवारों में नहीं, एसी में डलती हैं, इनपुट इज अलाउड। फिर आपने इसका इनपुट अलाउ, वायर अंदर करो, तार थोड़ी सी बाहर, इसका इनपुट अलाउ नहीं, इसका बिल्डिंग मटेरियल, यार जहां सीमेंट सही तरह दोबारा, इसका भी इनपुट अलाउ नहीं है। समझ आ गई बात। ये वैसे हम दिल की आंख से देख रहे हैं, क्योंकि जब पेंट हो जाए तो नजर नहीं आता अंदर। ओके लेकिन यार इसमें ना 3 रिलैक्सेशंस अवेलेबल हैं, 3 रिलैक्सेशन अवेलेबल है पॉइंट एच में। ये पॉइंट एच का बट है, आपको लग रहा होगा हैवी लेवल बट है, तो ये पॉइंट एच का क्या है, बट है। पॉइंट एच का बट ये वाला कर लेते हैं पहले। अगर तारें, पाइपें, पेंट इसलिए लिया कि एसी जो बनाकर बेचना है उसमें लगाएंगे तो इनपुट अलाउ है। समझ आई बात, समझ आई बात। अगर तारें, पाइपें, पेंट एसी के ऊपर लगाने के लिए किया है तो वो तो फिर रॉ मटेरियल में पड़ा होगा। लेकिन अगर तारें, पाइपें, पेंट यूज हो रही हैं इन इमूवेबल प्रॉपर्टी तो वो नॉट अलाउड होंगी। ये बात समझ आ गई, पहली एक्सेप्शन। तो अगर रॉ मटेरियल किस पर्पस के लिए लेके रखा हुआ है, अंग्रेजी का फिक्रा याद करना पड़ेगा, डायरेक्ट यूज इन प्रोड्यूसिंग द टैक्सेबल गुड्स। डायरेक्ट यूज हो रहा है इन प्रोड्यूसिंग एसी, डायरेक्ट यूज हो रहा है इन प्रोड्यूसिंग एसी, एसी प्रोड्यूस करने में यूज हो रहा है। तो फिर तो वो तार, वो वाली तार तो नहीं है जो नारकली के साथ वाली है, फिर तो वो वाली तार नहीं है ना, फिर तो वो एसी के अंदर वाली तार है जो नारकली के शोहर ने कमरे में लगाया हुआ है। अच्छा सॉरी, वापस आ जाए आगे। अच्छा अब ना अगली मिसाल के लिए ना आपको डॉलेंस के बिजनेस से ही बाहर जाना पड़ेगा। डॉलेंस के बिजनेस से आप बाहर गए और डॉलेंस के बिजनेस से बाहर जाके किसी ऐसी दुकान पे चले गए जो दुकान पेंट शॉप है, जहां से पेंट के डब्बे मिलते हैं, आईसीए का पेंट जहां से मिलते हैं। उस दुकानदार के लिए जो पेंट है वो तो नॉर्मल परचेज है, खरीदते हुए वो परचेज में डालेगा,
और बेचते हुए सेल में डालेगा। उसके लिए कोई इनपुट डेट नहीं है, क्योंकि उस दुकानदार की अगर आप बात करें तो वो क्या पेंट को इनइमूवेबल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं या उसने पेंट को स्टॉक के तौर पर रखा हुआ है अपने पास, स्टॉक के तौर पर अपने पास रखा हुआ है। तो वो परचेज करेगा, जिससे भी पेंट अपनी परचेज में डाला करेगा नॉर्मल तरीके से, फिर आगे डॉलेंस को सेल करेगा, अपनी सेल में डाला करेगा। तो पेंट शॉप वाले के लिए परचेज ऑफ पेंट इज ए नॉर्मल परचेज, इस पे कोई एतराज वाली बात नहीं है। तो मसला पता है क्या है? मसला वही आ गया कि डॉलेंस की फैक्ट्री के अंदर जो बिल्डिंग के अंदर पेंट शेंट यूज हुए हैं ना, उनको डिसअलाउ करना चाह रहा है असल में, क्योंकि वो पेंट असल में अब उन्होंने करके खुरच के शायद फारिग कर देना, वो पेंट अब और किस काम का, आगे सेल तो करना नहीं वो पेंट उन्होंने, लेकिन जो सेलर है पेंट्स का उसके लिए वो पेंट नॉर्मल परचेज के तौर पर जाएगा। अब ये देखें, ये डॉलेंस की बुक्स नहीं होंगी, ये जो पॉइंट 2 है, हाँ पॉइंट 3 तो शायद मैं डॉलेंस की बुक्स में आपको समझा दूं और समझा भी दिया है, लेकिन पॉइंट 2 जो है पेंट शॉप की बात हो रही है, ये डॉलेंस की बात नहीं हो रही। यहां एक लफ्ज लिखा होना चाहिए था बड़ा बड़ा सा करके, हाँ अगर, बोले ट्राई करें, हाँ अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तारें, पाइपें, पेंट इसलिए है कि वो आगे, यानी इनकी दुकान है, दुकान में तो वो नहीं आता, वो तो दुकान बन जाएगा वाउड आएगा, यानी इनकी दुकान है तो परचेज पर इनपुट अलाउ है, डन, फिर परचेज पर इनपुट अलाउ। इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी जो एक लाइन में याद करनी है बस? गुड्स एक्वायर्ड फॉर सेल और फॉर, लेकिन एक बात याद रखिएगा, डॉलेंस फैक्ट्री के अंदर जो ये वाला पेंट है जो दीवार के साथ लगा हुआ है वो फॉर सेल नहीं है, वो फॉर सेल नहीं है। तो वो किसके लिए फॉर सेल है? वो पेंट शॉप वाले के लिए वो फॉर सेल। अच्छा, ये तैयार कफन आपने कहीं देखा है लिखा हुआ तैयार कफन? कितने लोगों ने ले लिया हुआ अपने लिए? ले लें, किसी अच्छे ब्रांड का लिए, किसका लोगे? मिल रहे हैं जे डॉट से कफन? कितने लोग लेके रख लिया हुआ है? कितने लोग ले लेंगे? 1-2 दिन में ले लें, प्लानिंग तो कर ली, कुछ नहीं होगा, अल्लाह का शुक्र। घर वालों से छुपा के रख दो, लेकिन रख लो, किसी बहन भाई को बता देना और ले ले यार, तू तो ले ले, कल बता दी लेके, क्या फर्क पड़ता है यार, हाथों की जरा देखती है, अगर हफ्ते बाद देख भी लिया कर उसे फाइनल क्लोथिंग। अच्छा जी, कोई हर्ज नहीं लेने में, बिल्कुल ले लें। अच्छा जी आज मेरे साथ चल तू। तैयार छतें, तैयार कफन आप फारिग कर दें, अभी तैयार छतों की तरफ आ जाए। तैयार छतें क्या हैं जी? मिसाल के तौर पे कई दफा स्लैब्स बनी हुई आपने देखी होंगी, जैसे कब्रों के लिए भी तैयार उसी तरह की, ठीक है, वो बाइकर में जाता रहता हूँ कब्रिस्तान। अच्छा, तो इसी तरह तैयार छतें आजकल मिल रही हैं बाजारों में। तैयार छतें ये होती हैं, पूरी छत नहीं होती, थोड़े थोड़े स्लैब होते हैं, उनको जोड़ के आप छत तैयार कर लेते हैं। तो ये जो तैयार छतों का जिसका बिजनेस है ना, तो वो तैयार छत खुद नहीं इस्तेमाल कर रहा, वो पेंट शॉप की तरह तैयार छतें खरीद करके बेचता है। तो जो बंदा तैयार छतों का कारोबार करता है, यानी जिसके पास वो स्लैब पड़े हुए हैं तैयार छतों के, तो वो परचेज करता होगा किसी से और आगे किसी को सेल करता होगा, तो उसके लिए वो तैयार छतें परचेज और सेल नॉर्मल परचेज है, उसके लिए कोई मसला नहीं। लेकिन अगर डॉलेंस वाले उस तैयार छत को लाके लगा दें बिल्डिंग में, तो वो तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल टाइप ही बन गया, वो तो इनइमूवेबल प्रॉपर्टी यूज हो गया, उनको तो वो परचेज डेड हो जाएगी। लेकिन जो तैयार छतों वाला जिसका कारोबार है, उसके लिए वो परचेज डेड नहीं होगी। तो इसका तैयार छत का बिजनेस है, तैयार छत का बिजनेस है। तो चलें जी, बस खत्म करते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को कल रिवाइज करेंगे, एक दफा पढ़ लें जरा अंग्रेजी ज़बान में। बट एक्सक्लूडिंग, देखें ये 3 पॉइंट थे छोटे छोटे, लेकिन हमने कोशिश की है अगले सफे पे इनको उर्दू में समझाने की। आप कोशिश कीजिएगा अगले सफे के साथ मिला के पढ़िएगा। पहला कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, तैयार छतें, फर्क करें इसको, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट ना पेपर न्यूमेरिकली ना थ्योरेटिकल, ऐसे ही है ये, इसको छोड़ें, आगे आए हैं। बट एक्सक्लूडिंग गुड्स एक्वायर्ड फॉर सेल और, हाँ इसके ऊपर लिखें, ये डॉलेंस नहीं है, ये तो इसकी शॉप है, ऊपर लिखें पेंट शॉप वाला, ये तो पेंट शॉप वाले की बात हो रही है। पेंट शॉप वाला क्यों पेंट एक्वायर कर रहा है? फॉर सेल और रीसेल। और आगे पढ़ें, पेंट फॉर डायरेक्ट यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एसी, ये भी अलाउ है, ये भी अलाउ है। गुड्स को लिखें पेंट एक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एसी की प्रोडक्शन। क्लियर? अच्छा यार, मैंने आपको कहा था वो जो क्लेवर के अंकल के नाम का बिल बना था, तो यार वो परचेज हमारे नाम की होनी चाहिए, ना कि हमारे अंकल के नाम की होनी चाहिए। बल्कि टैक्स इनवॉइस हमने एक सेक्शन पढ़ा था, उसमें लिखा था परचेज हमारे नाम की होनी चाहिए, इसलिए कितने लोगों ने परचेज में से माइनस कर दिया था वो, ठीक है। तो परचेज हमारे नाम की होनी चाहिए। और अगली बात मोहतरम ये थी कि वो जो सवाल था चौबाब, जिसने सवाल ही नहीं किया उससे ज़्यादा को क्या पता, जो आया ही नहीं पिछली क्लास में। और ये जो मैंने सवाल आपको दिया था पेज 514 पे, खोलने की जरूरत नहीं है, पेज 514 पे। यार ये पागलों की तरह हमें 100 रुपये भी दे रहे हैं, 17 रुपये भी दे रहे हैं, 117 भी दे रहा है,
तो हमें क्या करने की जरूरत है, बस 100 रुपए के ऊपर पकड़े, बार बार 17% लगा लें, बेहतर है, तो पेपर में लगाना होता है 17%। इसने 100 वाला कॉलम भी दिया हुआ है, यानी 30 लाख वाला भी, 5 लाख 10 हजार वाला भी, और 35 लाख 10 हजार वाला भी। तो इन 3 कॉलम्स को क्या करना है, क्योंकि आजकल जितने सवाल आते हैं, मैंने भी आपको लास्ट क्लास में सवाल कराया था, सवाल कल वाले क्लास में भी एंड पे लिखा हुआ था, ऑल फिगर्स आर एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स। ये लाइन कितने लोगों को याद आ रही है, कल वाले सवाल में हमने की थी, ऑल फिगर्स आर एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, सारी फिगर सेल्स टैक्स के बगैर वाली हैं, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। होमवर्क में आज चलें छोड़ें, अभी बंद करें।